वेलकम टू कैलक्यूबाइट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 50 एमपीक्यूज। अब देखो ये जो लेक्चर है पूरा वो फिजिक्स पर बेस्ड है। जो आपके फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं ना उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने इसमें सारे जो आपके प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं सारे वही क्वेश्चंस लिए हैं और पेपर जो है बेसिकली यही जो है क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। ओके ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो प्लीज एग्जाम से पहले, अब देखो कल एग्जाम है आपका, तो आपको ये एक बार तो शीट आपको लगानी चाहिए। आपको एक बार ये वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो 100% हो जाए। ओके अच्छा, इससे पहले हमने चैप्टर वाइज भी कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, आपको किसी में भी प्रॉब्लम है, अगर किसी भी चैप्टर में आपको लग रहा है कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आई बटन पे लिंक है, जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ओके अभी शुरू कर रहे हैं हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। शुरुआत हम एमसीक्यू से ही करेंगे अगेन। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। अब यहाँ पे जो कंपास है उसको हमने कहाँ रखा है? नियर टू दी साउथ पोल ऑफ दी बार मैग्नेट। द पॉइंटर ऑफ प्लॉटिंग कंपास विल बी, अब ये जो पॉइंटर है वो किसकी तरफ किसकी तरफ पॉइंट करेगा? ओके तो देखो कंपास जो है वो अपने आप को किसकी तरफ अलाइन कर लेता है? ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं उसकी तरफ वो अलाइन कर लेता है। ओके तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेसिकली, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल विल बी अट्रैक्टेड टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट टुवर्ड्स दी साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल है वो क्या करता है? साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। When a 4 ohm resistor is connected across the terminal of 2 volt battery, अब आपको रेसिस्टर क्या दिया हुआ है? 4 ohm दिया हुआ है, राइट? और जो बैटरी है आपकी वो 2 वोल्ट की है, दैट इज V. The number of coulombs passing through the resistor per second. अब number of coulombs that is passing through the resistor per second वो हमें निकालना है। तो पहले हमें पता है we know that V is equals to IR. ओके वैल्यू हम फाइंड करेंगे, यहाँ करंट निकालेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 4/2, ठीक है, सॉरी ये V by R हो जाएगा। ओके तो ये आपका हो जाएगा 2/4। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर। अभी जो 0.5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है इसका मतलब क्या है? दैट 0.5 कूलम ऑफ चार्ज आर पासिंग थ्रू द रेसिस्टर पर सेकेंड। ओके सो ये आंसर 0.5 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन गेट्स आउट इन सनलाइट फ्रॉम अ डार्क रूम। एक पर्सन है जो डार्क रूम से सनलाइट में बाहर जा रहे हैं। हाउ डज हिज प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई। अब उसका जो प्यूपिल है वो कैसे रेगुलेट करेगा? तो बताओ क्या होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, राइट? सो द साइज ऑफ द प्यूपिल विल डिक्रीज एंड लेस लाइट विल एंटर द आई। देखो बाहर जाओगे तो एकदम से लाइट बहुत ज्यादा हो जाती है तो प्यूपिल अपने आप को डिक्रीज कर लेगा ताकि जो लेस जो लाइट है वो कम से कम आपकी आंखों में जाए, कम एंटर करे। ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे। An object is placed 20 सेंटीमीटर in front of a plane mirror. अब ये जो प्लेन मिरर है इसके फ्रंट में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। The mirror is moved 2 सेंटीमीटर टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। अभी जो मिरर है ये इसको हमने क्या किया? 2 सेंटीमीटर इसके पास, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट हमने मूव करवाया। तो ये जो बचा हुआ रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट? द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल एंड द फाइनल इमेज सीन इन द मिरर। अब देखो इसके बैक साइड पे ही 2 सेंटीमीटर पे जो है ये भी जो आपकी इमेज है वो आगे चली जाएगी। ओके तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपका? 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये ओरिजिनल और जो फाइनल है वो कितना हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ L मेड ऑफ मटेरियल रेसिस्टिविटी रो, ओके, इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसे आपने 2 पार्ट्स में कट कर दिया है। द रेसिस्टिविटी ऑफ 2 पार्ट्स आर इक्वल टू। अब जो रेसिस्टिविटी है 2 पार्ट की वो क्या होगी? देखो सिंस वी नो दैट जो रेसिस्टिविटी होती है वो लेंथ के ऊपर तो डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है? सो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट डायमेंशंस। डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये क्या रहेगा? ये रो ही रहेगा। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी लाइन कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है?
पहला है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट कंपास नीडल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, ये भी ठीक है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखो when magnetic field lines are parallel and equidistant it indicate a uniform magnetic field not zero। ओके, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। ओके, आगे बढ़े। द फोर्स experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is the largest। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि जो फोर्स है मतलब मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होता है, फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज। अगर देखो किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। तो देखो इनमें से जो ग्राफ दिए हुए हैं ये इन दोनों रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का तो किस तरीके से ये वेरी करता है। देखो सिंस वी नो दिस दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो उसके अंदर एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, उनकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो आपका ग्राफ है ये कैसे बढ़ता है, लीनियरली ये इंक्रीज होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन। सी, टू अप्लायंसेज ऑफ रेटिंग 200 वॉट 250 वोल्ट्स। ओके, एंड दूसरा क्या है, 100 वॉट और 250 वोल्ट्स आर ज्वाइंट इन सीरीज to a 250 volt supply। So total power consumed in the current is। तो total power यहाँ पे कितनी कंज्यूम होगी वो हमें बताना है। तो पावर पहले तो देखो हम दोनों के लिए निकालेंगे, यहाँ पे पहले पावर देख लेते हैं। तो P1 इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन R, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक है, दूसरा हम इसके लिए निकालेंगे, P2 के लिए निकालेंगे, या V2 का स्क्वायर बाय R। अब आपको निकालना है क्या, वैल्यू किस किस की दी हुई है आपको, तो हमें यहाँ बेसिकली निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा R इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन P1। तो वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, 200 वॉट और 250 वोल्ट। तो 250 वोल्ट का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 200। ओके, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू कुछ आपकी आएगी, दैट इज 312.5 ओम। ये तो आपकी इसके लिए आ गई, मतलब रेजिस्टेंस 1 आ गया आपका। ठीक है, इसके लिए अगर जब हम निकालेंगे सेम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे दिया है 100 वॉट और 250 वोल्ट, तो अगेन 250 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। आर आपको निकालना है। ओके, जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ 625 ओम आएगा। अब हमें करना क्या है, रेजिस्टेंस हमें आर टोटल चाहिए, तो हम आर टोटल यहाँ पे निकालेंगे। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। आर टोटल हम निकालेंगे तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि सिंस ये सीरीज में ज्वाइंट है। ओके, तो जब आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इसको ऐड कर लो, वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो गया 0.57 और ये 937.5। ठीक है, ये आपका इतना टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब सिंस वी नो दैट पावर क्या होता है, P टोटल, अब यहाँ निकालेंगे तो दैट इज V स्क्वायर बाय R टोटल। तो यहाँ वैल्यू रखो, V स्क्वायर क्या हो जाएगा, 250 का स्क्वायर अपॉन R टोटल 937.5। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 66.66 ओम आएगी। दैट इज यू कैन जस्ट राउंड ऑफ किया जा सकता है इसे 67 वॉट के अराउंड ये पावर आपकी यहाँ पर आ जाएगी। टोटल पावर कंज्यूम जो है वो 67 के अराउंड आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू सॉल्व दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ देखो 10th क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। अब एक वायर है जिसको हमने 5 इक्वल पीसेस में कट कर दिया है।
These 5 pieces of wire are then connected in parallel. अब ये जो वायर के जो pieces हैं इन्हें हमने parallelly connect कर दिया है. Okay. If the resultant resistance of this combination is R2, अब जो ये resultant आया है that is R2, then the ratio of R1 by R2. तो इसका हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है. तो चलो देख लेते हैं. ये R1 जो है इसको हमने कट किया है. तो जब हम सीरीज का इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, सीरीज में जब इसे कनेक्ट कर रहे हैं और पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों का हम इसको निकालते हैं. ओके, तो अगर आप सीरीज में निकाल रहे हो तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा. R1 जो है लाइक R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, ठीक है, तो ये 5R हो जाएगा. और जब हम इसको 1/R, जब इसको हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलली जब कनेक्ट है ये, तो 1/R1 प्लस 1/R ये इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, 5 टाइम इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5/R. अब दोनों का रेशियो निकालना है R1/R2, राइट. तो यहां देखो जो आपका R2 है ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? R/5 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं. तो ये हो गया R, ये हो गया 5R अपॉन R/5. तो यहाँ देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट, और ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आंसर कितना आएगा आपका? 25 आएगा. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ेंगे एंड देखते हैं. एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर. अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम आपको दिया हुआ है. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है. अब देखो इलेक्ट्रॉन बीम इस तरफ है तो जो आपका करंट है वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? करंट फ्लो करता है. तो अब देखो सिंस वी नो दैट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो दिस इज व्हाट? फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट. अब देखो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है, राइट, और आपका जो करंट है वो कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस. ओके, ये ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है. तो आपका जो फोर्स है वो क्या लगेगा? नीचे की तरफ जा रहा है, राइट. तो ये क्या हो जाएगा? इनटू द पेज. सो इट वुड बी इनटू द पेज. आगे बढ़ेंगे. 12th क्वेश्चन देखो क्या है. The magnetic lines of force inside a current carrying solenoid are, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है inside the current carrying solenoid, तो किस तरीके से होती है? Along the axis and are parallel to each other. ठीक है, तो ये क्या होती है? Along the axis and parallel to. 13 क्वेश्चन देखेंगे. The value of magnetic field due to a small element of current carrying conductor a distance r lying on the plane perpendicular to the element of the conductor. अब ये क्या है? परपेंडिकुलर है टू द एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर. तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अब परपेंडिकुलर है तो पता ही है कि मैक्सिमम हो जाएगा, 90 डिग्री बनता है. ओके, 14 क्वेश्चन देखो. द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर. अब देखो जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके ऊपर जो सिग्नल्स लगाए जाते हैं वो रेड कलर से लगाए जाते हैं, मतलब रेड कलर के होते हैं. सो दीज कैन बी इजिली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज among all the other colors the red light, अब देखो रेड लाइट क्या होती है? लीस्ट स्कैटर्ड है by the smoke and fog. ओके, तो ये क्या होगा? लीस्ट स्कैटर्ड. बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? ओके, तो अगर parallel beam of light incident है, ओके, of light when light from a point source is incident on it, तो उस केस में क्या होगा? लाइक क्या विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा है जो ये केस बनाता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस. ओके, आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. रेनबो के फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है? तो दैट इज रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आगे बढ़ते हैं. 17. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 mm in front of a concave mirror. अब देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 10 mm के डिस्टेंस पे रखा फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस एन अपराइट इमेज. अब वो एक इरेक्ट इमेज बना रहे हैं. द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, अब देखो फ्रंट में रखा हुआ है ये, राइट. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली उसका क्या हो जाएगा? दैट इज मोर देन, ज्यादा ही होगा वो, राइट. तो ये क्या होगा? मोर देन 200 mm. ओके, beams of light are incident through the holes A and B and emerge out of box through the holes C and D respectively as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? तो देखो इनमें से क्या होना चाहिए बॉक्स के अंदर? देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ से ये पास आउट हो रही है, तो यहाँ पे
लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किससे होता है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। तो मतलब इसके अंदर क्या होगा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आगे हम देखेंगे असर्शन और रीजन। ओके, 19th क्वेश्चन देखते हैं। सो द magnitude of the electric field at a point on the axis of a current carrying solenoid is inversely proportional to the current flowing the solenoid। तो हाँ, जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होता है, मतलब बेसिकली करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, राइट? आगे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic field at a point on the axis of a current carrying solenoid is directly proportional to the number of turns per unit length of a solenoid। बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, राइट? तो इसका डी सही हो जाएगा, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। When the resistance are connected between the same two points, they are said to be connected in parallel। तो क्या ये वाली बात ठीक है? बिल्कुल सही है। आगे, in case the total resistance is to be decreased, अगर total resistance in case अगर decrease हो जाता है, then the individual resistance are connected in parallel। देखो ये बात ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है ये इस assertion का सही रीजन नहीं है। ओके, तो बी आपको यहां करना पड़ेगा। 21 देखो क्या है? The resistivity of a substance does not depend on the nature of the substance। अब जो रेसिस्टिविटी होती है वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो क्या नेचर के ऊपर डिपेंड करती है? करती है ऑफ कोर्स। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा और रीजन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 22 देखेंगे। On freely suspending a current carrying solenoid, it comes to rest in north to south direction just like a bar magnet। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करती है? बार मैग्नेट की तरह ही उसकी फील्ड लाइंस होते हैं। आगे देखो। one end of current carrying straight solenoid behaves as north pole and the other end behaves as south pole। देखो सोलेनॉइड के जो दो एंड होते हैं, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ओके, जस्ट लाइक बार मैग्नेट। तो दोनों ही सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। A ray passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection, it reflected back along the same path। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रे पास करती है कनकेव मिरर में, तो वो सेम पाथ फॉलो करके वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर अलॉन्ग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। सो the incident ray falls on the mirror along the normal to the reflecting surface। तो क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है ये भी। ओके, तो ये दोनों ही, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट देखो। Otis, one of the leading scientists of the 19th century, discovered that a compass needle got deflected when an electric current is passed through a metallic wire placed nearby। Okay, the following experiment is shown by a teacher to describe Orested experiment to his student। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये एक सर्किट बनाया हुआ है आपका, और यहाँ पे जो प्लॉटिंग कंपस है उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है? जब आप उसमें करंट पास करवा रहे हो, तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, कंपस निडल गेट डिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, उनके आंसर्स हमें देने हैं। ऑर्टेस्टेड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन डैश इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सा इफेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। जो कंपस है वो अपने आप को किसके अलॉन्ग अलाइन कर लेता है? टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अलोन द कंपस नीडल रेस्ट अलोंग इन विच डायरेक्शन। अब देखो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो उसका नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस केस में जो कंपस का नीडल है वो क्या करता है? वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रखा होता है उसने, तो नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ये ठीक कर लेना इसको। ओके, बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड। अब बताओ किस का यूज करके हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर सकते हैं? तो अ कंपस नीडल। फाइन, आगे बढ़े। देखो वो क्या करती है, अपने आप को अलाइन कर लेती है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्लेस्ड इन। ओके, आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे इसका। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ वायर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय। अब जैसे देखो, अगर आप करंट को रिवर्स कर देते हो, मान लो इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, ठीक है,
अगर आपने इसे रिवर्स कर दिया तो ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से हम देखते हैं, अगर करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होंगी, राइट। अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो रिवर्स हो गई, राइट। ये जो आपके फिंगर्स है ये किसको दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहे हैं, तो इट विल गेट रिवर्स्ड, सो गेट रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। आगे पढ़ेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब कैसे आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट पे आपको क्या करना होता है, टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट यू वांट टू डू इज along the tangent at any point of the field line, okay। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर, रेटिंग एंड द टाइम। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली किस किस का प्रोडक्ट होता है, दैट इज पावर और टाइम का प्रोडक्ट होता है, फॉर विच इट इज यूज्ड। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, और जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या होती है, जूल होती है। अब यहाँ आगे क्या बोल रहे हैं ये, एक्चुअली जूल रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। अब ये जो जूल है ये क्या करता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है, एंड देयरफॉर इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज वेयर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। अब देखो एक अगर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है तो वहां तो जूल यूज करना तो लाइक इनकन्वीनियंट हो जाएगा, ओके। तो पहले हमें क्या बताना है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होगा, पर यूनिट टाइम। तो फॉर पर यूनिट टाइम मतलब सिंगल के लिए पूछ रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका, दैट इज वॉट, ओके, पर यूनिट टाइम। आगे बढ़ते हैं, किलोवाट आर इज इक्वल टू, किलोवाट आर जो है वो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ओके। द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द हीटर इज ई। अब यहाँ क्वेश्चन है, एक हीटर है जिससे एनर्जी जो डिसिपेटेड हो रही है वो ई है। व्हेन द टाइम ऑफ द ऑपरेटिंग द हीटर इज डबल, अगर टाइम को डबल कर दिया जाता है तो बताओ द एनर्जी डिसिपेटेड इज। अब देखो सिंस वी नो दैट कि जो ई होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, राइट। अगर आप टाइम को डबल कर रहे हो तो एनर्जी भी तो डबल हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी उस केस में। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बताओ, इट विल गेट डबल, ओके। आगे बढ़ेंगे, द पावर ऑफ अ लैम्प इज 60 वॉट। अब पावर यहाँ पे दी हुई है 60 वॉट, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपको बताना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, सिंस वी नो इज इक्वल टू P इंटू टी, राइट। अब यहाँ पे ये जो है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो, ये 60 सेकंड्स हो जाएगा, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया दिस, ओके। तो ये आपकी एनर्जी किस में आ गई, दैट इज इन जूल, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। अब देखो यहाँ पे हमें निकालनी है एनर्जी, निकालनी है, वी नीड टू फाइंड एनर्जी। आई हमें क्या दिया हुआ है 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2 ओम, और जो टाइम हमें दिया हुआ है 30 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लोगे बाय मल्टीप्लाइंग, सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1800 सेकेंड आएगा। अब देखो हमें पता है ई की जो वैल्यू होती है वो होगी, देखो P इंटू टी थी, राइट। तो और जो सेकेंड इसका फॉर्मूला होता है दैट इज I स्क्वायर आर टी। इस तरीके से अब सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। आर कितना दिया हुआ था 2, और ये आपका 1800, सबको मल्टीप्लाई करोगे हो गया 10, और 2 से इसको करोगे तो ये आ जाएगा कुछ इतना, ठीक है, जूल। अब ये तो जूल में है, आपको क्या करना है, यहाँ पे किलो जूल में दिया हुआ है तो आपको इसको डिवाइड करना है, बेसिकली किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कट हो गई, ये आ गया 90 किलो जूल, तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट। 26 क्वेश्चन देखते हैं, सी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट, ओके। सो करंट दिया हुआ है आपको 10 एम्पियर का जो फ्लो हो रहा है 2 मिनट के लिए फ्रॉम अ कंडक्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ओके। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सो गिवन क्या है आपको, देखो आई आपको गिवन करंट आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर, टाइम आपको 2 मिनट दिया हुआ है, राइट। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन सेकेंड्स बाय मल्टीप्लाइंग
60, ओके। तो ये कन्वर्ट हो गया, 120 सेकेंड्स आ गया। अब देखो पहला काम हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है, ओके। सिंस वी नो दैट I इज इक्वल्स टू Q बाय T, ओके। तो यहां से आप Q निकाल सकते हो, I इंटू T। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 10 इंटू 120, तो आपके पास क्या आएगा 1200, चार्ज आपका आएगा 1200, ओके कूलम। तो ये आपका चार्ज आ चुका है। आगे क्या बोला है, if the charge of an electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, then calculate the total number of electrons flowing। अब देखो total number of electrons flowing क्या होता है, since we know this Q is equals to NE, ओके। यहाँ पर जो N होता है आपका वो क्या होता है, total number of electrons flowing, and E is the charge on the electron। तो अगेन यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आपको पुट कर देनी है अकॉर्डिंगली, लाइक दिस, ठीक है। ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा यहाँ आकर, तो आंसर आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21। तो ये क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27, देखो क्या है, लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के 2 कौन से कॉजेज हैं वो हमें बताने हैं। पहला क्या था, शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल, और दूसरा क्या था, फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इज टू लॉन्ग, ओके। ये हो गया। आगे हमें क्या करना है, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग। अब रे डायग्राम आपको बनाना है अ हाइपरमेट्रोपिक आई, एक हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए इट्स करेक्शन यूजिंग सुटेबल ऑप्टिकल डिवाइस, और इसका हमें करेक्शन भी दिखाना है। अच्छा करेक्शन कैसे होता है जरा ये बताओ, हाँ करेक्शन कैसे होता है, ह्यूमन आई वाला वीडियो देखा तो क्लियर हो जाता, राइट, देख लो जाकर एक बार। तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फॉर द करेक्शन। तो यहां देखो ये हमने क्या बनाया है, डायग्राम बनाया है हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, और यहां जो बनाया है डायग्राम दैट इज फॉर द करेक्शन। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, परसों एग्जाम है तो प्लीज बार बार प्रैक्टिस करो, ये डायग्राम्स 100% आने हैं, ओके। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 28, देखो AB and CD 2 spherical mirrors from part of a hollow spherical ball with its center at O as shown in the diagram। अब देखो यहाँ पे 2 आपको A, B और ये CD जो है 2 आपको spherical mirrors दिए हुए हैं, और O इसका क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है। If arc AB is equals to half of arc CD, मतलब ये जो AB है ये क्या है, हाफ है, ये इसका जो CD का ये क्या है, आधा है, ठीक है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा आपको ये बताना है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग of the 2 mirrors will always form virtual image of an object placed in front of it and why। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। देखो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो आप फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, अगर आपको देखो यहाँ पे जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दोनों का ही सेम रहेगा, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा, तो फोकल लेंथ हमें पता है क्या होता है, r/2 होता है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, हाफ हो जाएगा उसका। तो सिंस both the mirrors have same radius of curvature, therefore focal length of the 2 mirrors will be same। तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जब इसका रेशियो आप लोगे तो ये 1/1 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमसे अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि दोनों में से कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, ओके, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बताओ कौन सा बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड द मिरर AB विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो ये जो है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऑफ अ मेटल वायर जिसका लेंथ हमें दिया हुआ है 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.55 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ओके। इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल विल बी दिस, अगर आपको रेसिस्टिविटी ये दी हुई है तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिंस यू नो दैट R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, राइट। तो यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो। देखो L जो है वो 2 मीटर है, प्लीज यूनिट्स चेक कर लेना, ये मीटर है, ठीक है, ये ओम मीटर। तो सब कुछ तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेटेड, ओके। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन देखेंगे। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। अब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 16 ओम,
इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब देखो इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद इसे मान लो इतनी लंबी वायर थी तो मेल्ट करके इसे इतना कर दिया, हाफ कर दिया, उस पहले वाली का हाफ कर दिया है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। अब ये जो न्यू वायर है इसका रेजिस्टेंस आपको बताना है क्या होगा। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में क्या परसेंटेज चेंज आया है वो। अब देखो चेंज हम कैसे बता सकते हैं, जो न्यू था और जो पहले वाला था उन दोनों को माइनस कर देंगे और जो ओरिजिनल है वो अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो चेंज आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें ये निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये पता है, देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई होगी कि सेम वायर को ही मेल्ट करके हाफ कर दिया, तो यहाँ वॉल्यूम तो चेंज होने वाला है नहीं। ओके, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इंटू लेंथ, तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो प्रीवियस वाले के लिए और न्यू वाले के लिए तो ये सेम ही रहेगा। ओके, लेंथ क्या हो गई है यहाँ पे, हाफ हो गई, दैट इज L/2, और एरिया क्या हो गया यहाँ, ट्वाइस हो गया। तो देखो वैल्यू आपको रखनी है अकॉर्डिंगली। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 16 ओम। आप जब ये वैल्यूज पुट करोगे यहाँ तो आपका जो R' जो न्यू रेजिस्टेंस आ रहा है आपका वो कितना आएगा, 4 ओम। ठीक है, अब न्यू रेजिस्टेंस जब आपके पास आ गया है तो ओरिजिनल वाले में से आप न्यू माइनस करके अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 करोगे। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये न्यू वाला होगा। ऑफ कोर्स नए वाले पुराने वाले में से नए वाला माइनस करोगे ना, तो इसको जब माइनस करोगे वैल्यूज पुट करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया है। आगे बढ़ेंगे 31, देखो क्या दिया हुआ है। A person is suffering from both myopia and hypermetropia। एक पर्सन है जो दोनों ही कंडीशन से सफर कर रहा है। What kind of lenses can correct this defect? अब बताओ कौन सा लेंस इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकता है। तो ऑफ कोर्स बाइफोकल लेंस आपको यूज करना पड़ेगा टू करेक्ट दिस बोथ द सफरिंग्स। ओके, तो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज होता है, बाइफोकल लेंस। आगे है हाउ आर दीज लेंसेज प्रिपेयर्ड। अब इस तरह के लेंसेज कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। देखो बाइफोकल लेंस बेसिकली एक पार्ट उसमें कॉन्केव लेंस लगाया जाता है, दूसरा पार्ट उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है टू करेक्ट बोथ द सफरिंग्स और बोथ द डिफेक्ट्स जो है उनको। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है इट इज प्रिपेयर्ड विद द अपर पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्केव लेंस। जो अपर पोर्शन है वो किससे उसको करेक्ट किया जाएगा, कॉन्केव लेंस लगाकर, फैसिलिटेटिंग डिस्टेंट विजन, ताकि दूर का आपको दिख जाए। एंड द लोअर पोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस फैसिलिटेटिंग नियर विजन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन एंड -3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। ओके, तो ये नियर विजन के लिए है और ये डिस्टेंट विजन के लिए है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दीज डिफेक्ट। तो हमें यहाँ क्या करना है, दोनों के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। सिंस वी नो दिस दैट पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, राइट। तो यहाँ से अगर आपको पावर दी हुई है तो ये फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, 1/p कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये करोगे तो इसके लिए फर्स्ट जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए जो फोकल लेंथ आएगी वो ये आएगी। ओके, दैट इज +33.33 सेंटीमीटर। एंड पावर रिक्वायर्ड टू करेक्टिंग डिस्टेंट विजन, उसके लिए ये था पावर, तो जब आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे इट वुड बी -33.33 सेंटीमीटर। दिस इज फॉर कॉन्केव लेंस। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, 32 क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केसेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट। अब देखो इन जो केसेस हमें दिए हुए हैं इनके लिए हमें क्या करना है, रे डायग्राम्स बनाने हैं। तो फर्स्ट हमें केस क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज इंसिडेंट ऑन इट। अब देखो जो आपका जो रे है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर कैसा होता है, देखो पहली बात तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होती है तो वो वहीं से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये केस बन गया पहला। दूसरा देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो पैरेलल जाएगी तो फिर कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होगी, राइट। इट विल अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस, बट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ओके, ऐसे, क्योंकि ये इसको ऑफकोर्स मिरर है, इसको क्रॉस तो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको क्या दिया हुआ है, इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इंसिडेंट ऑन इट। अब देखो फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये थर्ड केस यहां पर है। 33 क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या है। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले हमें जस्टिफाई करना है, पहले हम देख लेते हैं। देखो, इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो ये
इमेजिनरी लाइंस हम बनाते हैं टू शो द मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कैसे इसको डायरेक्ट करते हैं हम, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, जैसे यहां दिखाया हुआ है ना, नॉर्थ से साउथ। ओके, इस तरीके से ये नॉर्थ से साउथ ये इन हो रहा है। ओके, सो आगे देखते हैं। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम दी नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ओके, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें इसका ए पार्ट क्या बोला था कि इसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो पहले देखो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। मान लो जैसे यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपकी। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या करोगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये इस तरीके से हो रखी है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है आपको, दिस इज शोइंग व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड। सो इन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ए। अब यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, शोन इन द फिगर। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पे, देखो एक तो डायरेक्शन इसका ये हो जाएगा जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस वाली के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। जब आप इसके लिए ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट इस तरफ से आएगा। ठीक है, तो एक ही, अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दो डायरेक्शन आ रही है। ओके, सो सी, magnetic field at P will have two directions shown by two arrows, one drawn to each magnetic field line at P, which is not possible। ठीक है, दो डायरेक्शंस सेम पॉइंट से नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे, 34 देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब इनके लिए हमें रीजन देना है। पहला क्या है, देयर इज आइदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। ओके, तो यहाँ हमें बताना है कि इट इज आइदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हैपन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो इसका रीजन क्या है, देखो, बिकॉज इट बिहेव सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। देखो सोलेनॉइड जो होता है ना वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जो फील्ड लाइंस यहाँ पर होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो सेम होती है एंड हैज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। सेम व्हाट आई सेड, thus the ends of the straight solenoid behave like pole of the magnet। अब देखो जो सोलेनॉइड होता है like this, अब ये जो सोलेनॉइड है इसके जो एंड्स है ये पोल्स की तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेट का जो पोल होता है उसकी तरह बिहेव करते हैं। वेयर द कन्वर्जेंस एंड इज द साउथ पोल एंड डाइवर्जिंग एंड इज द नॉर्थ पोल। कन्वर्जिंग एंड क्या होता है, साउथ पोल होता है इसमें, और डाइवर्जिंग एंड क्या होता है आपका, नॉर्थ पोल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो जब भी आप सोलेनॉइड को ऐसे फ्रीली छोड़ दोगे तो वो लाइक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो इसका देखते हैं, द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव सिमिलरली टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। अब देखो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो बार मैग्नेट जो होती है अगर आप उसे फ्री छोड़ देते हो वो क्या करती है, अपने आप को कैसे अलाइन कर लेती है। सो देखो, when freely suspended align itself in the north to south direction, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो खुद को अलाइन कर लेता है, जो आपका जो नॉर्मल बार मैग्नेट होता है वो भी। ओके, आगे बढ़ेंगे। 35 state three factors on which the strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid depend। अब ये जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की लाइक तो वो किस पर डिपेंड करती है। अब देखो उसके देख लेते हैं क्या क्या है वो। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, पहला है नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। अब देखो ये जैसे कॉइल है ना, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। रेडियस ऑफ द कॉइल, अब ये जो कॉइल है इसका रेडियस क्या है, राइट। मटेरियल ऑफ कोर ऑफ द सोलेनॉइड, और ये जो मटेरियल इसका जो कोर है, इसका जो कोर है उसका मटेरियल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ अ सोलेनॉइड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो आपको प्रिपेयर करना, एक डायग्राम बनाना है सोलेनॉइड का टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ since like this। okay, so a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron which placed inside the coil। the magnet so formed is called electromagnet। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सोलेनॉइड लिया आपने, इसके अंदर एक क्या डाल दिया, इलेक्ट्रिक रॉड समथिंग कुछ डाल दिया, so it will behave like electromagnet। so this is how you can draw। आगे बढ़ेंगे,
36 क्वेश्चन देखेंगे क्या है। स्टेट राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे एक स्टेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हमें बताना है कि, अब देखो पहली चीज क्या बतानी है, हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो राइट हैंड थंब रूल आपको पता है, जिस भी डायरेक्शन में जैसे करंट होता है और जो आपका हाथ कर्व हो रहा है जिस डायरेक्शन में, वही क्या होता है उसका, वही क्या होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यहां देखो क्वेश्चन देखेंगे, ए पार्ट देखो इसका। इट स्टेट दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो आपका थंब होता है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, और जो आपके हाथ होते हैं जिस तरफ कर्व हो रहे होते हैं, इट इज शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट देखो, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड बी अफेक्टेड ऑन। अब किस तरीके से अफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड। पहला है इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर। अगर आप करंट बढ़ा देते हैं कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां बढ़ गई है। ओके, अगला क्या है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। अब जैसे ही आप रिवर्स करोगे, जैसे अभी ऐसे फ्लो कर रहा था, राइट, अब आपने उसको इस डायरेक्शन में कर दिया है, तो अब क्या होगा, हाथ आपके ऐसे कर्व हो रहे हैं, तो जो फ्लो, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया है अभी। ओके, सो देखो सेकेंड पार्ट देखो इसका, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गेट रिवर्स, वो भी रिवर्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 37 देखेंगे। What is a solenoid? Solenoid क्या होता है पहले ये बताना है। Draw the pattern of magnetic field lines of, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी है, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो देखो पहले आपको सोलेनॉइड को एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है। सो अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन अ शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। आप ये डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट के लिए कैसे बनाओगे, सेम ही होता है जैसे सोलेनॉइड का होता है, सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, राइट। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन टू फील्ड। अब दोनों के फील्ड में हमें दो अंतर, अंतर क्या है दोनों में वो हमें बताना है। तो क्या होगा, देखो जो बार मैग्नेट है इज अ परमानेंट मैग्नेट, ये एक परमानेंट मैग्नेट होती है, वेयर एज सोलेनॉइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। सो देयरफॉर फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज टेम्पररी एंड स्टे टिल करंट इज फ्लोइंग। देखो जो सोलेनॉइड है ये आपका क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो ये डिपेंड करेगा जितना करंट उससे पास हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा, बनेगा, तब तक ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही आप करंट कट कर दोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। बट बार मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार। अब देखो जैसे इसमें मैंने बताया कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द बार मैग्नेट। ओके, 34 देखो क्या है, अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। अब एक पर्सन है वो दोनों ही चीजों से सफर कर रहा है। सो व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल, इस कंडीशन को क्या कहते हैं पहले आपको ये बताना है, ठीक है। दिस इज प्रेसबियोपिया, राइट। सो व्हेन डज इट हैपन, तो ये होता कब है, देखो ये तब होता है जैसे ओल्ड एज में क्या होता है ना, जो आपकी सिलेरी मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ओके, जिसकी वजह से ये एजनिंग प्रॉब्लम है बेसिकली। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका कॉज क्या था, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। अब अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, नेम द टाइप ऑफ लेंस ऑफन रिक्वायर्ड बाय द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट। सो किस तरह का लेंस यूज करना चाहिए ऐसे पर्सन को सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट एंड लेबल द डायग्राम। तो देखो यहाँ पर बाइफोकल लेंस यहाँ यूज किया जाता है एंड यू कैन ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस। सो कॉन्केव लेंस अपर साइड पे लगाया हुआ है और ये जो एरिया है ये डिस्टेंट व्यू को करेक्ट करने के लिए होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो नियर बाय। ओके, तो इस तरीके से करेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 39 क्वेश्चन देखेंगे। अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। सिंस इट्स कॉन्केव मिरर सो इट वुड बी नेगेटिव। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब जो आपको इमेज का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपको 30 सेंटीमीटर दिया है, ये भी नेगेटिव होगा, ये आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। और जो आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u।
इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज u विल बी -60। सिमिलरली आपको मैग्निफिकेशन पता है क्या होता है, height of the image upon height of the object is equals to -v/u. Since when you put the values you will get the size of the image that is 2 centimeter, right? 40 क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सो अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ आंसर द फॉलोइंग। अब देखो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो अब उसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फटाफट से चेकआउट करते हैं। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर डिपेंड्स। अब हमें फैक्टर्स बताने हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा। ओके तो देखो फैक्टर्स क्या होंगे। सो व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन, अभी किस किस पे डिपेंड करेगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, लेंथ क्या है कंडक्टर का, एंड द एंगल बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द लेंथ element of length and the magnetic field. Okay, so these are the factors on which it depends. State the rule which helps in finding the direction of motion of conductor. अब कौन सा रूल है जो हेल्प करेगा टू फाइंडिंग द मोशन ऑफ द कंडक्टर। सो देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर। ओके फोर्स ज्यादा अप्लाई फील होगा। सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अगर वो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो उस केस में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सॉरी ये इसका नहीं है, ये वाला है। ओके फोर्स मैक्सिमम कब होगा। अगला है स्टेट द रूल विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। अब बताओ कौन सा रूल यहाँ पे लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, कुछ इस तरीके से हम इसको लगाते हैं, सब कुछ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके सो मदर फादर चाइल्ड, ओके सो एम फादर मदर चाइल्ड, सो दिस इज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड सी फॉर करंट। ओके फादर मदर चाइल्ड, सो यू कैन लर्न दिस वे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। देखो फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, इफ इनिशियली दिस फोर्स वॉज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर ये जो इनिशियल फोर्स है अगर वो राइट टू लेफ्ट लग रहा होता, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज इफ। अब देखो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसे चेंज होगी, तो पहला क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड। तो इन्होंने क्या किया, पहले डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दिया, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स। तो दोनों के केसेस में हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सिंस अगर देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स्ड व्हेन, अब देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड। ओके नाउ फोर्स ऑन द कंडक्टर विल एक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अगला क्या था हमारा, एक बार उसको दोबारा चेकआउट करते हैं। हाँ तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, अब करंट का डायरेक्शन उन्होंने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, that is the force on the conductor will act from left to right. Okay, so I think ये clear हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 41 क्वेश्चन देखेंगे। Describe an activity with label diagram to show that a force act on current carrying conductor placed in a magnetic field and its direction of current through conductor. Name the rules which determine the direction of this force. Okay, आपको रूल भी बताना है कि कौन सा रूल है जो डिटरमाइन कर रहा है। तो पहले हम चेकआउट करते हैं। देखो रूल तो आपको पता ही है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होगा। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या करते हैं, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके तो इसको समझते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या है, अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स। अब ये रॉड आपको दिख रहा है इस तरीके से लगाया हुआ है, दो वायर यहाँ पे लगाए हुए हैं। ओके प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। अब यहाँ पे देखो एक हॉर्सशू मैग्नेट इन्होंने लगाया हुआ है, राइट, इन सच अ वे दैट द रॉड लाइज बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। अब देखो यहाँ पे ये रॉड लगाया हुआ है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, दिस इज डायरेक्टिंग अपवर्ड। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्यूमिनियम रॉड। तो देखो ये कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है वर्टिकली, ये जो आपका नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो वर्टिकली बिलो है एंड दूसरा क्या है, साउथ पोल जो है वो वर्टिकली अबव है। तो अब आगे क्या है, कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन सीरीज विद द बैटरी। अब इन्होंने क्या किया है, एल्यूमिनियम रॉड जो है इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ, पूरा सर्किट ज्वाइन कर दिया है। सो अ की एंड अ रियोस्टाट,
सो पास अ करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब B टू A की बात हम कर रहे हैं, B टू A, ओके। द रॉड इज डिस्प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट। अभी जो रॉड है किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, टूवर्ड्स दी लेफ्ट। अब ऐसा क्यों होगा, देखो when the direction of the current flowing through the rod is reversed, the displacement of the rod will be towards right। देखो बेसिकली हम करंट ही यहाँ पे मेजर कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट। अभी B टू A किया तो क्या होगा, ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, जब A टू B करेंगे तो ये राइट की तरफ मूव करेगी, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा, सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बेसिकली फोर्स उस पर लग रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट और इसका जो थ्योरी पार्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो आपको रेजिस्टर्स यहाँ दिए हुए हैं, इस तरीके से कनेक्टेड है ये। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ये जो बैटरी है इससे हमें करंट निकालना है, बेसिकली आई यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली जो ये दो है ये क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, और बाकी ये दो जो है इसके साथ क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड, पैरेलली कनेक्टेड है। तो सीरीज में आपको पता है आप डायरेक्टली प्लस कर देते हो R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसको अगर हम R1 ले लें, इसको R2 ले लें और इसको R3 ले लें, ठीक है। तो आप जब इसको निकालोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी 6, इन दोनों को ऐड करके। अब ये क्या है, इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों मिलाकर इसके साथ ये जो है आपका R3 है इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने के लिए क्या करोगे, R इक्विवेलेंट ऐसे निकालोगे 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ओके। अब हमें क्या निकालना था, यहाँ करंट निकालना था। तो सिंस वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR फ्रॉम यूजिंग ओम्स लॉ, राइट। तो यहाँ वैल्यूज आप पुट करोगे, आपको ये 3 दिया हुआ था, V वैल्यू पुट करने के बाद यू विल गेट द करंट दैट इज 1.5 एम्पियर, ओके। आगे बढ़ेंगे। ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट। अब देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है, तो 3 बैटरी यहाँ लगी हुई है, ईच ऑफ 2 वोल्ट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर्स दैट इज 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी ये सब किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। अ प्लग की एंड एन एमीटर। तो एक प्लग की हमने लगा दी और ये एमीटर लगा दिया, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सो सबको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। यूजिंग दिस सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें वैल्यू निकालनी है एक एक करके। तो देखो सिंस यहाँ पे 2 वोल्ट ईच बोला है तो सबको देखो सब लाइन में ही है, सीरीज में ही है, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा टोटल, राइट। तो करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर से हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो देखो एक एक करके निकालते जाओ। अगर हम फर्स्ट I निकालते हैं दैट इज V/R। V तो सेम ही रहेगा, 6 ही रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो वोल्टेज जो है बैटरी का वो 6 भी हो जाएगा। तो पहले एक के लिए निकालेंगे हम, तो 6/10 हो गया दैट इज 0.6 एम्पियर। फिर 6/20 करोगे 0.3 एम्पियर, देन 6/30 करोगे दैट इज 0.2 एम्पियर। अब यहाँ पे टोटल करंट कर दो, सबको ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी टोटल करंट की, राइट। आगे क्या पूछा है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। अब यहाँ पे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें बताना है, दैट इज जब आप इन सभी जो भी आपके रेजिस्टर्स है सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। 44 देखेंगे। देखो, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of individual resistance। अगर देखो आपने पैरेलली रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, उनका जो इक्विवेलेंट है वो बराबर होगा टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ओके। तो इसे आपको प्रूव करना है और आपको सुटेबल सर्किट डायग्राम भी बनाना है। तो पहले हमने बनाया डायग्राम, देखो सुटेबल सर्किट डायग्राम इस तरीके से है। तो ये पैरेलली आपने रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, ओके। सो पहला केस हम क्या ले रहे हैं कि जब वो फर्स्ट हम जो कर रहे हैं वो है व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप क्या करोगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो इस केस में है ना, बोथ एंड पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। तो हम यहाँ पहले क्या करने वाले हैं, द सम ऑफ द करंट थ्रू देम इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ द एनर्जी और सेल। तो जो भी यहाँ पे करंट है वो बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि सेल है उससे लिया गया है। तो यहाँ देखो I इज इक्वल्स टू I1, I2, I3 और यू कैन से दिस, ठीक है, V बाय सिंस वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR होता है, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो यू कैन राइट दिस वे, ओके। अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो ये तो ऐसे हो गया, ये तो इंडिविजुअल हो गया।
आगे अगर हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो इक्विवेलेंट हमारा कुछ इस तरीके से आता है। ओके, तो 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो सबका हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे दिख रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन in parallel combination is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance, मतलब दोनों ही क्या है बेसिकली यहाँ पे इक्वल है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेसिस्टर्स दैट इज 12 ओम ईच आर जॉइंट इन पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हमने लगाए हुए हैं ईच ऑफ 12 ओम। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। सेम है बिल्कुल। अब ये देखो पैरेलली आपने लगाए हुए, तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो आप जब पैरेलल का जब निकालोगे आप तो 1 बाय आर प्लस 1 बाय R2। सिंस यू सॉल्व दिस इट विल बी लाइक आर कितना आएगा? 6 ओम आएगा। सो वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर, सो यू कैन फाइंड I फ्रॉम हियर। ओके, V बाय R, सो इट वुड बी 1 ओम, 1 एम्पियर। आगे बढ़ेंगे, 45 क्वेश्चन देखेंगे। अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर फ्रॉम हिम। ठीक है, तो बच्चे के सामने ब्लैक बोर्ड है, ओके, उस पर लिखा हुआ है और उसका डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर है, जो बच्चा बैठा हुआ है उससे, राइट। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम। कौन सा डिफेक्ट है जिससे वो सफर कर रहा है? स्टेट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट। इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? अब देखो दूर का नहीं दिख रहा है, पास का उसे दिख रहा होगा, ओके, दैट इज मायोपिया। अब मायोपिया का मतलब कॉज क्या होता है, होती कैसे है ये प्रॉब्लम? तो पहला क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलिड्स एंड एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। तो दो कॉजेज यहाँ पर है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? देखो आपको डायग्राम भी बनाना है। अब इस केस में क्या होता है ना, जो आपकी इमेज होती है वो रेटिना के सामने बनती है, तो आप डायग्राम बनाओगे प्लस उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा वो भी आप शो करोगे डायग्राम बनाकर और पूरा एक्सप्लेन करके। तो करेक्ट कैसे करोगे? हम यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्केव लेंस टू करेक्ट इट। ओके, कॉन्केव लेंस हम यूज करेंगे। सो करेक्शन देख लो, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर एज इट ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना, दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। आगे बढ़े, 46 देखते हैं। टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब दो वायर है यहाँ पे इक्वल लेंथ के एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस भी इक्वल है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन द अदर। अब रेसिस्टिविटी ऑफ ए जो है वो ज्यादा है रेसिस्टिविटी ऑफ बी, ओके, विच इज द थिकर एंड वायर। तो हमें बताना है कि कौन सी वायर थिक होगी और क्यों होगी। ओके, देखो लेंथ बराबर दी हुई है दोनों की एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी इक्वल है, ओके, बट यहाँ पे जो आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है वो ए की ज्यादा दी है एज कंपेयर टू बी। तो देखते हैं। सो फॉर द, अब ये अगला क्वेश्चन है, फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट। अभी जो सर्किट दिया हुआ है इसके लिए हमें ये चीजें कैलकुलेट भी करनी है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे जो आपकी वायर ए है उसके लिए हम मान रहे हैं करंट IA और एरिया A एंड R इसका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। ये A के लिए हो गया, ये वायर A के लिए हो गया, और ये जो कंडीशंस हमने ली है ये वायर B के लिए ली है। तो हमें पता है दोनों की लेंथ बराबर है, तो जो LA है और LB है वो दोनों बराबर हैं और यहाँ रेजिस्टेंस भी बराबर है दोनों का। तो यहाँ से आप रो फाइंड करने की कोशिश करोगे। अब जैसे ही आप जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, इज इक्वल्स टू A बाय ये A मतलब एरिया ऑफ A और एरिया ऑफ B इस तरीके से आएगा। तो सिंस वी नो दिस दैट रेजिस्टिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ B, देयरफॉर जो एरिया ऑफ A क्या होगा? ज्यादा होगा एरिया ऑफ B से। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमारी वायर A है वो क्या है? थिक है एज कंपेयर टू द B। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ओके, आगे बढ़े, अगला देखेंगे करंट इन ईच रेसिस्टर। अब देखो ये आपको सर्किट दिया हुआ है, आपको क्या करना है? हर एक रेसिस्टर में करंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो चेकआउट करते हैं। सो यहां पर देखो हमें पीछे जो दिया हुआ था ये क्या दिया हुआ था? पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, दैट इज 30 ओम 10 ओम एंड 5 ओम। सब क्या है? ये पैरेलल में है। ओके, तो सबके लिए क्या करेंगे? हम करंट निकालेंगे। तो यहाँ पे जो वो दिया हुआ है आपको V दिया हुआ है दैट इज 6, तो ये टोटल 6 ही रहेगा, सबके लिए 6 ही रहेगा। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप क्या करोगे? अलग अलग इसकी वैल्यू निकाल लोगे, दैट इज 0.2, यहाँ पे जो करंट आएगा वो 0.2 आएगा, यहाँ 0.6 आएगा और यहाँ 1.2 एम्पियर आएगा। अगला क्या क्वेश्चन है हमारा? यहाँ पे हमें टोटल करंट पूछा हुआ है,
टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। अब टोटल करंट निकालने के लिए क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, सिंपली जो करंट आपका आया था उस सब उनको सबको ऐड करो, तुम्हारा टोटल करंट आ जाएगा। अगला क्या करना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट देखेंगे, सो V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट जब निकालोगे सारे पैरेलली कनेक्टेड हैं तो वो क्या आएगा आपका, यहाँ देखो ये इस तरीके से होगा, वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड करोगे, V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट यहाँ निकालेंगे हम, पहले इसकी वैल्यू निकालो, दैट इज 1/3। ओके, जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 3 ओम। ओके, तो इसको देख लेना आप। वैसे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना था, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 47 देखो क्या है, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। अब एक कॉइल है कॉपर की जिसको कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ। विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम स्टेट व्हाट वुड बी सीन इफ अ बार मैग्नेट विद इट्स साउथ पोल टुवर्ड्स वन फेस इज ऑफ दिस कॉइल इज। अब देखो जो साउथ पोल है वो क्या कर रहा है, कॉइल को फेस कर रहा है, इस तरीके से है, ये कॉइल है आपकी, साउथ पोल इसको फेस कर रहा है। अब देखो हम यहाँ पर 3 कंडीशन ले रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है, मूव्ड क्विकली टुवर्ड्स इट। अब एकदम से आप क्या कर रहे हो, जो मैग्नेट है इसको क्विकली ऐसे मूव करवा रहे हो इसकी तरफ, ठीक है। जब आप क्विकली मूव करवाओगे तो क्या होगा उस केस में, हाँ बताओ, देखो यहाँ पे जब आप क्विकली इसको मूव करोगे तो उस केस में आपकी सिचुएशन क्या बनेगी, सी इफ अ कॉइल इज ऑफ अ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एंड अ बार मैग्नेट विद अ साउथ पोल इज मूव टुवर्ड वन फेस ऑफ द कॉइल, देन गिवन सिचुएशन इज शोन। तो यहाँ पे देखो गिवन सिचुएशन दी हुई है। अब जब आप इसको एकदम से मूव कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, जो आपका करंट है कॉइल में वो क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द साइड फेस ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड निडल जो है गैल्वेनोमीटर में वो डिफ्लेक्ट करेगी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम जीरो पोजिशन। ओके, वो रिफ्लेक्ट करेगी इस तरीके से। अगला जो क्वेश्चन था वो बेसिकली ये था, अगर आप जो ये कॉइल है इसको मूव्ड क्विकली अवे फ्रॉम द कॉइल, अब एकदम से पीछे कर रहे हो इसे, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो आपका करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा, सो अ करंट इज इंड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे ही अवे करोगे तो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव होना शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द साइड ऑफ फेसिंग ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके, और जो निडल है गैल्वेनोमीटर पर वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, किस डायरेक्शन में करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड पार्ट देखेंगे, प्लेस्ड नियर इट्स वन फेस। अगर उसके पास में ही रखा हुआ है, लाइक प्लेस्ड नियर इट्स वन फेस, तो क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहीं पे रखा हुआ है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोला इन्होंने, नेम द फिनोमिनन इन्वॉल्व इन अबव केसेस। अब ये जो अबव केसेस है इसमें कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है, ठीक है, सो इट वुड बी व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये कौन सा फिनोमिना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला देखेंगे, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल आपको मैंने बताया था, तो जितना भी जो भी आपकी फिंगर्स हैं सब 90 डिग्री के एंगल पे होंगी, एंड फादर मदर चाइल्ड, ओके, दैट इज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैन स्टेट इट। आगे बढ़ते हैं, 48 देखो क्या है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 5 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। अब देखो 5 हमें यहाँ पर सेल्स लगाने हैं जिनका जो वोल्ट है दैट इज 2 वोल्ट ईच, एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे 5 ओम, 10 ओम एंड अ 15 ओम रेजिस्टर, एंड एमीटर एंड अ की प्लग की। ओके, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सबको सीरीज में लगाना है। ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर टू रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 50 ओम रेजिस्टर एंड कैलकुलेट। अब ये जो 50 ओम रेजिस्टर था ना आपका, इसके साथ आपको क्या कनेक्ट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है। ओके, तो फिर एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहले डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। पहली बात तो इन्होंने बोली थी कि सारे के सारे सीरीज में होने चाहिए, तो सीरीज में तो कुछ इस तरीके से ही होंगे, राइट। अब 15 वोल्ट के लिए बोला था कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगाना है, ओके, अक्रॉस दी 15 ओम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अबव सर्किट, एंड पहला क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। ये तो बहुत आसान है, आराम से निकाल सकते हो कि वी आपका क्या हो जाएगा 2 × 5 टाइम्स
ट्वाइस हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा तो ये 10 भी आ जाएगा। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टर सीरीज का निकाल रहे हो तो सबको ऐड कर दोगे तो डायरेक्टली आएगा, और वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, आपका करंट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर व्हेन द की इज क्लोज्ड। अब 5 ओम रेजिस्टर जो है उसके क्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो अगेन V इज इक्वल्स टू IR1, ये देखो 5 ओम यही वाला है, फर्स्ट वाला है हमारा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे आप। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखो I कितना आ रहा था, 1/3 आ रहा था, और R कितना होगा, R हमारा यहाँ पे 5 था, तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1.6 समथिंग आएगा, इतना वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं 49। एंड इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेटिंग ऑफ 750 वॉट 200 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड, करंट कितना रिक्वायर्ड है वो हमें, मतलब करंट यहाँ पे निकालना है। द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस निकालना है इसके हीटिंग एलिमेंट का। और लास्ट क्वेश्चन है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय आयरन इन 2 आवर। अब 2 आवर में जो आयरन है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी। अब देखो हमें P दिया हुआ है, दैट इज पावर, V दिया हुआ है। अब यू नो दैट एज लाइक जब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3.75 एम्पियर, राइट। अब क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है ओम्स लॉ से दैट V इज इक्वल्स टू IR। तो R यहाँ से आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको यहाँ बेसिकली I पता है और V पता है, तो यू कैन कैलकुलेट। ओके, रेजिस्टेंस। एनर्जी कंज्यूम, अब एनर्जी कैसे निकालोगे, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू अ टाइम। ओके, तो आप यहाँ दिया हुआ है हमें पावर कितनी है, 750 वॉट, ये आप लगा सकते हो यहाँ और इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये दिया हुआ है। और एनर्जी भी यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इन जूल। आगे बढ़ेंगे, कन्वर्जन है बेसिकली ये, ठीक है, ये किलोवाट में है तो इसी को ये कन्वर्ट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ कॉमन डोमेस्टिक सर्किट शोइंग प्रोविजन ऑफ। अब देखो कॉमन डोमेस्टिक सर्किट आपको बनाना है, अब जिसमें क्या क्या होना चाहिए, अर्थ वायर होनी चाहिए, मेन फ्यूज होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, दोनों के बीच में हमें अंतर भी बताना है। तो डायग्राम विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये आपकी लाइव वायर है, ये न्यूट्रल है, ये मेन फ्यूज है। अब मेन फ्यूज से क्या है, मीटर, मीटर से ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंज्यूमर्स फ्यूज, जो कंज्यूमर का फ्यूज है, राइट। अब यहाँ देखो जो मीटर है उससे अर्थिंग कनेक्ट है, लाइक इट इज कनेक्टेड फ्रॉम दी, लाइक अर्थिंग ये कनेक्ट है। ओके, ये अर्थ वायर जा रही है अंदर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये स्विचेस लगे हुए हैं, ये बल्ब है या जो भी चीजें अंदर सॉकेट्स वगैरह लगे हुए हैं, लाइक दैट। तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे। आगे देखते हैं, अब ओवरलोडिंग और जो शॉर्ट सर्किट है उसमें दोनों को हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, देखो, द कंडीशन इन विच अ हाई करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एट द सेम टाइम टू मेनी अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, देन द टोटल करंट ड्रॉन थ्रू द सर्किट में एक्सीड इट्स रेट। अब देखो जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, लाइक हाई करंट फ्लो हो रहा है, राइट, अब उसी पर आपने बहुत सारी चीजें चला ली हैं, ठीक है, एक ही मतलब ऑपरेट करनी शुरू कर दी है, तो उस केस में क्या होगा, जो करंट सप्लाई है वो एक्सीड करेगा, तो उससे क्या होगा, ओवरलोडिंग होगी। अगला है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किस वजह से होता है, द कंडीशन व्हेन द लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर। जो आपकी लाइव वायर होती है दैट इज ऑफ रेड कलर आई थिंक, और न्यूट्रल आपकी क्या होती है, ब्लैक होती है, राइट। तो जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो ड्यू टू विच अ हाई करंट फ्लोज इन द करंट। ओके, सो दिस इज व्हाट, आगे देखते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। ओके, दीज क्वेश्चंस आर लाइक लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट एंड सभी के सभी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज इन्हें सॉल्व करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। कर दिया मैंने।